हाइपोथेसिस फॉर्मेशन का, कि अगर आपका इंटरेस्ट एरिया जो है रिसर्चर का वो वहाँ पे आपका आइडेंटिफाई हो गया है, तो अगर मेरा है तो मैं एम्प्लॉयज पे ज़्यादा काम करती हूँ, तो इफेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉयज एफिशिएंसी। ऐसे अगर मेरा एक जनरल मेरा जो एरिया है इंटरेस्ट का वो मैंने ले लिया कि ट्रेनिंग का, जैसे आपको ये ट्रेनिंग हो रहा है अभी, ये कोर्स वर्क हो रहा है, तो उसका आपके रिसर्च एफिशिएंसी पे क्या असर होगा, ये भी एक रिसर्च का टॉपिक हो सकता है। तो then identify a research question. The research question should be more narrowly defined, more specific than the general research topic. अब जनरल रिसर्च टॉपिक क्या है कि ट्रेनिंग, इफेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉयज एफिशिएंसी। तो एम्प्लॉयज एफिशिएंसी ये डिपेंडेंट हो गया है, ट्रेनिंग ये इंडिपेंडेंट हो गया है। तो ये मैंने इसको क्या कर दिया, एक क्वेश्चन में डाल दिया कि डज ट्रेनिंग इम्प्रूव वर्कर्स एफिशिएंसी, कि अगर मैंने ट्रेनिंग दिया है तो वर्कर्स एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है क्या। देन मैंने उसको ऑपरेशनली जो वेरिएबल्स है उसमें डाल दिए। द रिसर्चर इज इन द कंट्रोल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या है, ट्रेनिंग पे मेरा कंट्रोल है, बाकी डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, एफिशिएंसी पे मेरा कंट्रोल नहीं है। द डिपेंडेंट वेरिएबल हाउएवर इज सिंपली ऑब्जर्व्ड इन द कंटेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट। It must contain at least two variables in the hypothesis. Now formulate the hypothesis. Attempt to answer the question by making a conditional statement. मैंने क्या पूछा था कि does training improve the workers efficiency, फिर मैंने उसका आंसर देने की यहाँ पे कोशिश की, ट्रेनिंग में इम्प्रूव वर्कर्स एफिशिएंसी। अब मेरे हाइपोथेसिस में मैं ये शब्द नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं कंफ्यूज, वहां पे कंफ्यूजन दिखा रही हूँ। अगर मैं शब्द लिखती हूँ तो उसको रिफाइन करना पड़ेगा। रिफाइन इट में राइटिंग फॉर्मुलाइज्ड हाइपोथेसिस, लाइक इफ ट्रेनिंग, इफ एंड देन में मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया कि इफ ट्रेनिंग इम्प्रूव्स द वर्कर्स एफिशिएंसी देन कंपनी हु गिव्स ट्रेनिंग इम्प्रूव देयर प्रॉफिटेबिलिटी। अब मैंने इसमें क्या कंपोनेंट डाल दिया कि एफिशिएंसी अगर बढ़ती है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। मुझे कोरिलेशन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उससे अगर वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ती है तो क्या होता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। अब हाइपोथेसिस में वेरिएबल्स ले रही हूँ, मैं एट्रीब्यूट्स ले रही हूँ, उसको मैं क्या कर रही हूँ, कट कर रही हूँ छोटे छोटे पार्ट्स में, कि वर्कर्स एफिशिएंसी बढ़ने से क्या होगा, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। ये मेरा प्रॉफिटेबिलिटी, ये एक मेरा वेरिएबल हो गया। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कंट्रोल्ड, ऐसे तीन वेरिएबल मेरे दिख रहे हैं इस हाइपोथेसिस में। जैसे ट्रेनिंग ये मेरा हो गया कंट्रोल, मैं उसको चेंज नहीं करना चाहती। ठीक है, वर्कर्स एफिशिएंसी ये भी एक मेरा हाइपोथेसिस है, ये भी एक मेरा वेरिएबल है, और उससे क्या हो रहा है, एक प्रॉफिटेबिलिटी बढ़, ट्रेनिंग से एफिशिएंसी बढ़ रही है, एफिशिएंसी से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। ये मुझे वहां पे कोरिलेशन दिखाना है। तो दिस टाइप इफ एंड देन हाइपोथेसिस कंसिडर्ड द मोस्ट यूजफुल फॉर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। वेरीफाई दैट द हाइपोथेसिस इंक्लूड अ सब्जेक्ट ग्रुप। अब सब्जेक्ट ग्रुप क्या है, कि जिनको ये मिल नहीं रहा, एक्सपेरिमेंट या ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है, तो वो वहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप हो सकता है। दैट अ ट्रीटमेंट इज लिटरली व्हाट इज बीइंग डन इन सब्जेक्ट ग्रुप। In this example, the treatment is training of employees. So prepare for an outcome measure, which is measurement concerned with the how the treatment is going to be assessed. Outcome measures in this example that frequency of training to develop employees efficiency. So understand your control group. A control group is similar to subject group, but it is not receive the treatment. उनको ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है। It is the population that subject group is compared to. In this example, the control group is non-trained employees. जिनको ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है ये अपना कंट्रोल ग्रुप रहेगा, जिनको ट्रेनिंग मिल रहा है ये अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। सो फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा, दोस कंपनीज गिव्स ट्रेनिंग टू देयर वर्कर्स, improves their workers efficiency and profitability as well. और ऐसे भी हो सकता है, ट्रेनिंग improves workers efficiency and its effect on profitability improvement.
ये हमारा स्टेटमेंट। तो देखिए हाइपोथेसिस फ्रेम करने के लिए पहले क्वेश्चन पूछना पड़ेगा हमारे स्टेटमेंट को, उस क्वेश्चन को मे और मे नॉट में आंसर देना पड़ेगा, फिर उसको मे निकाल के इफ एंड देन स्टेटमेंट में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको और ज्यादा कंट्रोल ग्रुप के पास लाके हमको उसको एक अच्छे से रिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको हम जैसे जितने ज्यादा रिफाइन करेंगे, जितना ज्यादा उसके ऊपर काम करेंगे, उतना हमारा हाइपोथेसिस जो है वो वहां पे एक अच्छे से हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा। अब देखिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं कि डिफाइन द प्रॉब्लम। हमने प्रॉब्लम क्या लिया, इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन हेल्थ। स्मोकिंग का हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो हमने क्वेश्चन पूछ लिया, डज स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर। अब देखिए पहले हमने इफेक्ट्स के बारे में वेरिएबल्स ढूंढ के निकाले लिटरेचर रिव्यू में, तो हमें एक वहां पे वेरिएबल मिला कि इट कॉजेस लंग कैंसर। फिर हमने स्मोकिंग को क्वेश्चन में डाल दिया, डज स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर। देन उसका हमने कंडीशनल स्टेटमेंट में डाल दिया, स्मोकिंग में कॉज लंग्स कैंसर। अब हमको में निकालना है, उसको फॉर्मुलाइज करना है, तो इफ एंड देन में उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, इफ स्मोकिंग कॉजेस लंग कैंसर देन अ पर्सन हु स्मोक्स रेगुलरली हैव मोर चांस टू डेवलप दिस डिसीज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मोकिंग करने वालों को ही लंग्स कैंसर हो रहा है, जो स्मोकिंग नहीं करते उनको भी हो रहा है, लेकिन जो स्मोकिंग करते हैं उनको ज्यादा चांसेस है, ऐसा हमने वहां पे स्टेटमेंट दे दिया। अब हमने इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि एक्सपोजर ऑफ स्मोक और स्मोकिंग ये कॉज हो सकता है लंग्स कैंसर का, इसलिए हमने उसको आउटकम मेजर करने के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मोकर्स वहां पे ले लिए और उसको अंडरस्टैंड कर लिया कंट्रोल ग्रुप को जो है नॉन स्मोकर्स का। फिर फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा ये आपको यहाँ पे तैयार करना है। इस स्टेटमेंट से इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको एक फाइनल स्टेटमेंट बनाना है और यहाँ पे लिख के देना है चैट बॉक्स में, ठीक है। अब देखिए हाइपोथेसिस कैसे रिफाइंड होता है या चेंज होता है, उसको हमने वहां पे इफ एंड देन स्टेटमेंट में कर लिया, कंट्रोल ग्रुप देख लिया, कौन सी वहां पे कंडीशन वहां पे कोरिलेशन करना है या रिग्रेशन करना है ये भी तय कर लिया और उसका स्टेटमेंट कर लिया। लेकिन इसको रिफाइन कब तक करेंगे, बिफोर द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट और स्टडी स्टार्टेड। एक बार हमारा किसी ने पूछा था कि हाइपोथेसिस हम चेंज नहीं कर सकते क्या, कि वह कर सकते हैं क्या। एक बार आपका स्टडी या आपका डेटा कलेक्शन स्टार्ट हो गया एज पर योर हाइपोथेसिस, तो आपका हाइपोथेसिस चेंज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपका स्टडी वहां पे शुरू हो गया, आइदर वो रिजेक्ट होगा या फिर एक्सेप्ट होगा। सो यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं डूज एंड डोंट्स में, डू नॉट बायस अबाउट अजम्पशन, और एक उसको वहां पे बिठाने की कोशिश मत करना कि हाइपोथेसिस उसको एक्सेप्ट ही करेंगे। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अगर एक रिसर्चर था, उसने एक स्टेटमेंट किया था कि 7 टाइम्स 13 इज 28। 7 बार अगर हम 13 लिखते हैं तो 28 होता है। तो उसके गाइड ने, उसके रिसर्चर ने बोला कि नहीं नहीं आपने कुछ गलत स्टेटमेंट कर दिया है, उसको आप ये प्रूव करके बताइए। तब उसको भी पता था कि ये उसने गलत कर दिया है, लेकिन उसको तो प्रूव करना था। फिर उसने मल्टीप्लिकेशन किया। मल्टीप्लिकेशन कैसे किया, तो 7 3 21 किया, 7 1 7 किया, उसका टोटल 1 के नीचे 7 लिख के 28 कर दिया। तो देखिए सर 7 टाइम 13 इज 28 हो गया। सर बोले कि नहीं कुछ तो भी आप गलत कर रहे हो, अब अभी डिवीजन करके बताइए, 28 डिवाइडेड बाय 7 करके बताइए। तो उसने कर लिया, 7 1 7, 8 के नीचे 7 लिख लिया, 1 नीचे आ गया, 2 ऊपर से ले लिया, 7 3 21 0 हो गया, 7 टाइम्स 13 इज 28 हो गया डिवीजन में भी। अब सर बोल रहे हैं कि नहीं ये कुछ तो भी गलत कर रहे हैं यार, इसको एडिशन करने के लिए बोलते हैं। तो उसको बोला कि एडिशन कर दो, तो वो एडिशन करने लगा। एडिशन करते समय उसने देखा कि चलो 7 बार 13, एक के नीचे एक लिखो और उसको फिर उसका एडिशन करो। तो उसने शुरू किया 3 6 9 12 15 18 21 22 23 24 25 26 27 28, देखिए सर 28 हो गया है ना। हम लोग हमारा हाइपोथेसिस टेस्ट करते समय उसको वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में बिठा के ट्रू करने की कोशिश करते हैं या एक्सेप्ट करने की कोशिश इस तरह से करते हैं। आंकड़े कुछ बोलते नहीं, आंकड़े हमको
वहां पे जैसे हम लोग वहां पे उसको प्रेजेंट करेंगे उसके रिजल्ट्स वैसे दिखाते हैं। इसलिए हम जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे वो करेक्ट होना चाहिए, वो समझ के करना चाहिए। ये इसके लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये सीखना बहुत जरूरी है। So, practical frame of hypothesis: do small pilot study before hypothesis formation, do review of literature before hypothesis formation, take only 2 or 3 hypotheses for testing. Hypothesis is a statement, so write it in inverted commas. देखिए अभी मैं बता रही हूँ, अगर आपने गलत लिखा है तो इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल के उसको फुल स्टॉप करिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट है जो भी हम लोग टेस्ट करेंगे, इसलिए हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमर्स में ही होना चाहिए। इफ देयर आर मोर देन वन हाइपोथेसिस राइट इज इट्स प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म का है हाइपोथेसिस करके हमको वहां पे हेडिंग देना है। इफ योर हाइपोथेसिस इज अल्टरनेटिव डू नॉट राइट इट्स नल फॉर्म। इन रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज इट ओनली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जब हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे उसमें ही नल हाइपोथेसिस का फॉर्म देंगे, क्योंकि नल हाइपोथेसिस पे स्टैटिस्टिक्स लगता है और वो रिजेक्ट यहाँ एक्सेप्ट होता है। अगर हमारा नल रिजेक्ट हो गया तो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट होगा, अगर हमारा नल एक्सेप्ट हो गया तो अल्टरनेटिव रिजेक्ट होगा। तो ये देना है आपको स्टैटिस्टिकल में। और अगर आपने हाइपोथेसिस सारे अल्टरनेटिव लिए हैं तो प्रेजेंटेशन के समय में आपको सिर्फ अल्टरनेटिव दिखाना है, उसमें नल नहीं दिखाना है। ये ध्यान में रखना है आपने। जो भी कॉमर्स मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स के प्रेजेंटेशन करेंगे उसमें आपने प्रेजेंटेशन के स्लाइड में सिर्फ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देना है, अगर आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिए हैं तो। Then take only one null hypothesis in research work. This is my observation, this is my view. कोई कोई 2 या 3 या 4 भी लेते हैं null hypothesis उनके as per the requirement of their subject. Ma'am, one question. Yes. Is it necessary to take null hypothesis in statistical analysis? It is necessary. Yes, क्योंकि statistics जो लगता है वो null पे ही लगता है। क्योंकि मैंने सब H1 लिया है। H1 एक होगा, H1 एक, H2, H3, H4 आपके कितने हाइपोथेसिस है? 4 है। तो H4 तक जाएगा। हाँ, तो आपको वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के नल करके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जब आप करेंगे, कोई भी टेस्ट लगाएंगे, जैसे रिग्रेशन एनालिसिस लगाना है तो रिग्रेशन नल पे लगेगा। अगर आपको एनोवा करना है वो नल पे लगेगा। तो मैंने सिनॉप्सिस में तो नहीं डाला था, तो नहीं डालना है, वही तो मैं बता रही हूँ ना, सिनॉप्सिस में डालना ही नहीं है, सिनॉप्सिस पे नहीं डालना है, या प्रेजेंटेशन करेंगे उसमें नहीं डालना है, उसमें आपको अल्टरनेटिव ही दिखाना है। जब आप अपना स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर लिखेंगे थेसिस में, तब वहां पे आपको नल दिखाना है। वैसे कर सकते हैं मैम? वैसे ही करना है, वैसे कर सकते नहीं, वैसे ही करना है। दिस इज द मेथोडोलॉजी। जो बाकी लोग करते हैं नल दिखाते हैं, दिस इज रॉन्ग। मेथोडोलॉजी में कहीं पे भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है ये। अगर आप अल्टरनेटिव ले रहे हैं तो नल दिखाने की जरूरत नहीं है। Okay. It is assumed that when statistical analysis will done, you take null hypothesis for the purpose of statistical analysis. Okay. So pilot study क्या है एक बार देख लेते हैं। Pilot study means study of the research field to find out the facts of research problems. A good research should be definite help to achieving optimum objectivity, reliability and validity. आपको reliability और validity की टेस्ट लगानी होती है, जो pilot study करने के बाद आपको एक exact वहाँ पे रिजल्ट मिलते हैं कि valuable आपको जो डेटा मिल रहा है उसकी वैलिडिटी है या नहीं है। So pilot study should made before define the research problem. So thank you so much. ये अपना हो गया है हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। अब हम लोग रिसर्च डिजाइनिंग पे जाएंगे। यहाँ तक के समझ में आ गया सबको? मैडम एक बार पायलट स्टडी का थोड़ा सा रिपीट कीजिए। ओके। लेकिन मैंने वो बंद कर दी अभी स्लाइड। हा मी पुन्हा एकदा दाखवील परत, कारण मला ते आता त्याच्यातनं घ्यावं लागेल। ओके मॅडम, ठीक आहे।
हा, काय पाहिजे होतं याच्यातलं? हॅलो, एकदा रिपीट करा म्हटलं मॅडम ते पायलट. हा, पायलट स्टडी म्हणजे आपण जेव्हा क्वेश्चनर्स वगैरे तयार करतो किंवा ऑब्झर्वेशन साठी आपण काही शीट्स तयार करतो, काही क्वेश्चन्स काढतो, इंटरव्ह्यू घ्यायला काही क्वेश्चन्स काढतो, किंवा जनरली आपण जेव्हा मोठ्या सेक्टर मधनं, म्हणजे आपला सैंपल साइज मोटा है, अगर अपना सैंपल साइज बड़ा है और वहां जाके हमको फैक्ट्स निकालने हैं, तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटा सैंपल साइज लेते, फिर उसको हमने जो क्वेश्चन आर बनाई है उसमें से क्वेश्चंस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, रिलेटेड टू अवर टॉपिक ये है कि नहीं, और जो रिजल्ट्स उसके निकलेंगे वो एज पर हाइपोथेसिस है कि नहीं, ये इसका एक स्टडी करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए पायलट स्टडी करते हैं। अगर वो वेरीफाई करके फिर रिफाइन करते हैं, अगर क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है कि जो हमारे सैंपल्स है, जो रिस्पोंडेंट है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर जो हमको मिल रहे हैं वो गलत मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, तो हमको उसको रीडिफाइन कर सकते हैं, हम उस क्वेश्चंस को क्वेश्चन आर रीडिफाइन कर सकते हैं, उसको रीफ्रेमिंग कर सकते हैं। तो इसलिए पायलट स्टडी बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा अगर सैंपल साइज आपका है तो 3000 4000 ऐसे सैंपल साइज भी बहुत बार होता है, तो जाके हम लोग उसमें से 50-100 लोगों से बात करके हमारी क्वेश्चन आर ठीक है, हमें जो डेटा मिल रहा है वो ठीक है, रिलेटेड टू अवर टॉपिक है, ये मेजर करने के लिए, उसकी वैलिडिटी मेजर करने के लिए हम लोग पायलट स्टडी कर सकते हैं। तो जो डेटा मिल रहा है उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्ट करने के बाद ही हम लोग क्वेश्चनर देंगे हमारा पूरा डेटा के लिए, पूरे बहुत बड़े सैंपल साइज के लिए, ठीक है, उसको पायलट स्टडी कहते हैं। और कुछ? ठीक है मैम, ठीक है, तो इसको बंद कर दूं मैं अभी? यस मैम। चलो अभी रिसर्च डिजाइन पे जाते हैं, थोड़ा सा एक अच्छा वाला जर्नी करते हैं उसमें। रिसर्च डिजाइनिंग का मीनिंग देख लेते हैं पहले, कि रिसर्च डिजाइन इज अ कैटलॉग of the various phases and facts relating to the formulation of research efforts। आप क्या क्या रिसर्च एफर्ट्स लेने वाले हो उससे रिलेटेड एक कैटलॉग आप बना लेंगे, जैसे इंडेक्सिंग कहेंगे हम लोग, उसका एक इंडेक्स बनाएंगे। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन फॉर कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा in a manner that aim to combine relevance to the research purpose with economy in procedure। क्या स्लाइड दिख नहीं रही मैडम? इट इज विजिबल है ना? यस मैम। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है फिर? ओके, रिसर्च डिजाइन क्या है? एक कैटलॉग है कि वेरियस फेजेस में, जैसे डेटा कलेक्शन में हम लोग क्या करने वाले, कौन से मेथड से डेटा कलेक्शन करेंगे, हमारा सैम्पलिंग कैसा रहेगा, हमारी क्वेश्चनर डिजाइनिंग हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग पूरा हमारा कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, हमारे सजेशंस कैसे रहेंगे, हम लोग कौन सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने वाले हैं, इसका पूरा एक कैटलॉग हम लोग जब बनाते हैं उसको रिसर्च डिजाइनिंग कहते हैं। ठीक है, नीड्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च डिजाइनिंग क्या है कि ड्राइंग एक्यूरेट कंक्लूजन। इससे क्या होता है, हमारे कंक्लूजन एक अच्छे से निकलते हैं, एक्यूरेट निकलते हैं, डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से हो जाता है, और इंक्वायरी टेक्निक्स जैसे हम लोग, मैंने बोला कि ऑब्जर्वेशन से करने वाले हैं, क्वेश्चनर से करने वाले हैं, शेड्यूलिंग से करने वाले हैं, या फिर हम वहाँ पे इंटरव्यू लेके करने वाले हैं, तो हमारा इंक्वायरी टेक्निक क्या होगा, क्योंकि मैं तो रिलेटेड टू सोशल साइंसेस के बारे में बता रही हूँ, लेकिन बहुत बार हम लोग हमारा जो साइंसेस के जो होते हैं वो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन पे होते हैं, तो ऑब्जर्वेशन का टेक्निक क्या रहेगा, कैमरा लगा के करेंगे या खुद जाके वहां खड़े होके करेंगे, या फिर उनका जैसा प्लांट का ग्रोथ देखेंगे, या किसी माइस पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई क्या बोलते हैं फार्मेसी वाले जो है वो वहां पे दवाइयाँ जो है मेडिसिन है वो उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसकी इंक्वायरी टेक्निक या एक्सपेरिमेंट की टेक्निक कैसे रहेगी, ये हमारे रिसर्च डिजाइनिंग में हम लोग लिखेंगे। सो इसेंशियल फैक्ट्स क्या होते हैं फॉर आइडियल रिसर्च डिजाइनिंग में, फिर स्कोप क्या है हमारा रिसर्च प्रॉब्लम का, और हमारी टाइम लिमिट क्या है वो हम लोग वहाँ पे रिसर्च डिजाइनिंग में देंगे, हमारे ऑब्जेक्ट क्या है रिसर्च के, हमारे रिसर्च हम लोग क्यों कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स लेंगे, रिकॉर्डिंग सोर्सेस ऑफ डेटा,
डेटा कलेक्शन की मेथड्स कैसे रहेंगे, बेस ऑफ सैंपल सिलेक्शन, कौन से सैंपल सिलेक्शन रहेगा, सैंपलिंग के बारे में हम आपके वो लेंगे सर, बहुत अच्छे से बताएंगे, तो मैं इसके ऊपर डिटेल नहीं जाऊंगी। तो सैंपल सिलेक्शन, सैंपल कलेक्शन, सैंपल साइज, सैंपल फ्रेमिंग, ये सब वर्ड्स आपको पता चलेंगे और आपको बताएंगे भी सर। बेस ऑफ क्लासिफिकेशन कैसा रहेगा और एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर कैसे रहेगा, क्योंकि रिसर्च आप जब करते हैं तो अभी आपको पता चला होगा थोड़ा सा तो भी कि एक्सपेंडिचर बहुत आ जाता है, खर्चा बहुत आता है। अगर बहुत बड़े पैमाने में आपका सैंपल साइज है तो क्वेश्चनर देके उसको कलेक्शन करके डेटा एनालिसिस करने के लिए भी बहुत खर्चा होता है। तो एक्सपेंडिचर जो है उसके ऊपर आप थोड़ा सा एस्टिमेशन कर सकते हैं, उसको तो उसकी थोड़ी तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए स्कॉलरशिप के लिए या फंडिंग के लिए एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। या बहुत ज़्यादा आपके यहाँ एजेंसीज है, हमारे इंडिया में एजेंसीज ऐसी है कि जो रिसर्च के लिए फंडिंग करती है, तो लोन के लिए भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो रिसर्च डिजाइन आपके इसके हेल्प कर सकता है। तो 4 टाइप के जो है मेन जो है हमारे इसमें दिया हुआ है, जो हमारे सिलेबस में दिए हुए 4 टाइप के हैं, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइनिंग। इसके बारे में हम लोग सोचेंगे अभी। आप सबको ये एक दिख रहा होगा पिक्चर, सबको दिख रहा है? थोड़ा सा आपको अनम्यूट होके बात करनी है। ये पिक्चर दिख रहा है? हाँ, एक हाँ, दिख रहा है। तो किसी ने मेरे को बताना है, किसी ने बताना है कि इस पिक्चर में क्या है। बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं और मार्केट है और पॉपुलेशन मार्केट प्लेस है मैम, जहाँ पे शॉपिंग बहुत सारे लोग हैं, मार्केट प्लेस है, शॉपिंग कर रहे हैं, दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं। ओके, और एरिया क्राउडनेस ज्यादा है। एरिया बता सकते हैं? बरड़ी का एरिया है, राइट। बरड़ी के एरिया में क्या होता है? बरड़ी यस, आप अभी पास जा रहे हैं। संडे का एरिया, संडे का मार्केट है बरड़ी का, संडे का मार्केट है, बाकी शॉप्स बंद है और स्ट्रीट मार्केट है, इसको स्ट्रीट मार्केट बोलेंगे हम लोग, ठीक है। और थोड़ा सा करिए अजम्पशन, क्या होता है स्ट्रीट मार्केट में? कम दाम में काफी कुछ मिलता है। कम दाम में मिलता है या हम लोग कम दाम में लेते हैं? शाबाश, बार्गेनिंग करते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे? स्टडी कैरिड आउट ऑब्जेक्टिवली टू नो और द फाइंड आउट द नेचर ऑफ द इवेंट और इंसिडेंस। इसका नेचर क्या है? यानी स्ट्रीट मार्केट दिख रहा है, लेकिन स्ट्रीट मार्केट क्या है, वहां पे क्या होता है? बहुत बड़े पैमाने में बार्गेनिंग होता है। मैंने खुद ने ये पिक्चर लिए हुए, बहुत बड़े, तब ये फ्लाईओवर वगैरह होने का था, तब जाके 2014 की पिक्चर है ये। मैंने वो पांड्या एंड सन्स के ऊपर जाके वो पिक्चर ली हुई है, फोटोग्राफ लिया हुआ है। ये मैंने जापान में बेस्ट पेपर अवार्ड मिला है मुझे इसमें। तो मैंने ये जापान में, वहाँ पे मॉल्स, क्योंकि तब मॉल का बहुत ज्यादा चलन आ रहा था इंडिया में, तो मॉल्स को क्या, क्योंकि जापान में मॉल्स बहुत ज्यादा है, तो उनको या इंडिया में एफडीपी के जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत उनको ये करना था, मॉल्स यहाँ पे लाने थे। तो उन्होंने एक एफडीपी प्रोग्राम में यूजीसी से मैं यहाँ से गई थी, तो ये पूरा स्टडी करके गई थी मैं कि इंडिया के और स्पेशली नागपुर के एरिया के लोगों की मेंटालिटी क्या है। तो हमें बार्गेनिंग किए बिना हम लोग कोई भी चीज खरीदते ही नहीं है। तो इसमें से ये इसका जिस निकला था, इसमें से ये निकला था कि ये बार्गेनिंग की वजह से और ये स्ट्रीट मार्केट की वजह से जो दुकानदार है, जो दुकान लगा के बैठे हैं, उनको भी बार्गेनिंग की, ये लोग वहां के भी दुकान में जाके बार्गेनिंग करते हैं, उनका 25% प्रॉफिट लॉस होता है। ये मेरा वहां पे स्टडी था और वो वहां पे मैंने प्रेजेंट किया था। उसके ऊपर ये मॉल्स का जो है वो इसलिए कम दाम में, मॉल में जो है डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर वो वहां पे प्रोडक्शन अपना भेजते हैं, प्रोडक्ट्स भेजते हैं। तो ये जो है ये स्टडी हम लोग क्यों कर रहे हैं? फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, हमने वो फॉर्मुलेटिव हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारा जो डेटा है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, वो सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये जो हमारे न्यूज़पेपर चैनल वाले जो है या न्यूज़ चैनल वाले हैं जो टीवी वगैरह ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह बताते हैं ना, ये ऐसे ही करते हैं। उसको एक्सप्लोरेटिव रिसर्च या फॉर्मुलेटिव रिसर्च डिजाइन कहते हैं। एक्सप्लोरेटिव या फॉर्मुलेटिव रिसर्च कि जो इफेक्ट्स है, जो इंसिडेंट्स है, वो क्या हुआ है, उसके इफेक्ट्स क्या है,
उसका नेचर क्या है, ये सिर्फ हम लोग बता रहे हैं लोगों को। हमने उसके ऊपर कोई भी वहां पे कॉज नहीं बता रहे, या फिर हम उसके ऊपर कोई भी रेमेडी नहीं बता रहे, उसका सॉल्यूशन नहीं बता रहे। हम लोग सिर्फ बता रहे लोगों को क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करना यानी एक्सप्लोरेटिव रिसर्च डिजाइन। समझ में आ गया? A study carried out objectively to know or to find out the nature of event or incidents, the fact or reality of incidents, causes behind the incidents, effects of the incidents, and for this study, which research structure is made by the researcher is called exploratory or formulative research design. ठीक है? So एसेंशियल क्या है? स्टडी ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर। फिर से लिटरेचर रिव्यू के बिना तो कोई रिसर्च हो ही नहीं सकता सोशल साइंसेस में। एक्सपीरियंस करना है, खुद जाके वहां पे खड़े हो जाओ आप संडे मार्केट में, और सिर्फ लोगों को आते जाते हुए देखो आप क्या होता है, बस उसका एक्सपीरियंस करो, एक्सपीरियंस सर्वे करो और उसका एक्सप्लोर कर दो। ये न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, वहीं जाके बस खड़े हो जाते हैं। अब देखो परसों के दिन 8 तारीख को एक मेरा प्री और पोस्ट पीएचडी रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम का एक वेबिनार हुआ था। वही वहाँ पे मैंने लेक्चर लिया था। उसमें मैंने बाकी सब बातें बताई, उसमें एक बात बताई थी कि प्लेगरिज्म चेकअप इज वेरी इसेंशियल एंड मस्ट इन फ्रॉम ऑनवर्ड्स 2021 म्हणजे अभी 2021 के बाद जो भी सबमिट करेंगे उसको प्लेगरिज्म चेकअप देना। तो पूरी न्यूज, सभी न्यूज़पेपर में सिर्फ वही न्यूज आई कि वाङ्मय चौर्य चाचणी अनिवार्य आहे, प्लेगरिज्म टेस्ट इज इसेंशियल फॉर पीएचडी थीसिस सबमिशन। सिर्फ वही न्यूज बनाई उन्होंने, बाकी कुछ न्यूज नहीं बनाई। तो एक्सपीरियंस सर्वे करके उनको क्या उसमें से इम्पोर्टेंट क्या लगा उतना ही उन्होंने वहां पे एक्सप्लोर किया। बाकी सब बातें मैंने बताई थी लेकिन वो कुछ नहीं आया उसमें, सिर्फ यही बात आई। तो ये होता है एक्सपीरियंस सर्वे कि हमें जो एक इम्पोर्टेंट लगता है अंदर से, रिसर्चर को जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको एक्सप्लोर करो, उसका एनालिसिस करो इवेंट का, और एक इनसाइट आपके अंदर से जो आता है, एनालिसिस ऑफ इवेंट्स गिविंग इनसाइट, मुझे अंदर से जो लग रहा है उसी को मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, उसको बोलता है एक्सप्लोरेटिव रिसर्च डिजाइन। हर एक के नजरिए से अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने अभी पिक्चर दिखा के मैं आपको पूछा तो हर एक का नजरिया अलग अलग था, है ना? तो ये हर एक के नजर से अलग अलग हो सकता है। कोई पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिखेगा, कोई स्ट्रीट मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखेगा, मैंने बार्गेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखा, मैंने मॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि मॉल अगर चल सकता है क्या इंडिया में, कैसे हो सकता है करके। तो एक्सप्लोरेशन में हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सप्लोरेटिव क्या होता है? इवैल्यूएशन ऑफ हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस बना के उसका इवैल्यूएशन करेंगे। मेक अट्रैक्शन ऑफ रिसर्चर्स टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंट सोशल प्रॉब्लम, गिव सपोर्ट टू हाइपोथेसिस इन अननोन एरिया, क्योंकि हमको कुछ पता नहीं होता और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है। हेल्प टू रिसर्च वर्क एंड ब्रिंग कॉन्फिडेंस इन द रिसर्चर एंड सपोर्ट टू डेवलप साइंटिफिक रिसर्च। जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसको एक साइंटिफिक रिसर्च डिजाइनिंग में हमको कन्वर्ट करना होता है। अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है, कोई रेनबो और हिल और ग्रीनरी और कुछ ऐसे एक आध दो वाक्य इसके ऊपर बोल सकते हैं। डबल रेनबो और कोई बोल सकता है इसके ऊपर कुछ? मैम जहाँ रेनबो वहाँ ग्रीनरी ज्यादा। सीन आफ्टर रेन, दिस इज अ सीन आफ्टर रेन। सीन आफ्टर रेन और एक आध दो वाक्य बोल रही मैं, शब्द नहीं, एक आध दो वाक्य इसके ऊपर तैयार। green area with a very scenic beauty having 2 rainbows. That's it. It is a pleasant and excellent environment. Very good, very good. और देखिए मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे दी है। व्हेन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रॉब्लम इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रियल डेटा। रियल डेटा में दिख रहा है ना आपके सामने, जो भी है आप उसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। जब आप कोई प्रॉब्लम को एक रियल डेटा लेके उसको अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं तो इसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन कहते हैं।
ठीक है। दिस डिजाइन द डेटा वॉज कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक रिसर्च टेक्निक्स, दैट इज इंटरव्यू, क्वेश्चनर वगैरह। अब देखिए हमारे मराठी वाले बहुत सारे लोग हैं शायद यहाँ पे, इसलिए मैं मराठी का थोडा एक जो कविता है वो वहां पे पढूंगी या बोलूंगी। बालकवीची कविता सगळ्यांनी 5व्या-6व्या वर्गामध्ये आपण शिकलोय की श्रावण मासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहीकडे, क्षणात येते सरसर शिरवे, क्षणात फिरुनी ऊन पडे, है ना। इंद्रधनुष्यावर काय म्हटलं त्यांनी, वरती बघता इंद्रधनुचा गोफ दुहेरी विणलासे। तुम्ही पण सांगितलं की 2 इंद्रधनुष्य दिसत आहेत, पण त्यांनी सांगताना काय म्हटलंय, इंद्रधनुचा गोफ दुहेरी विणलासे, मंगल तोरण काय बांधिले, नभो मंडपी कुणी भासे। इसको बोलते डिस्क्राइब करना। जो प्रॉब्लम आपके सामने दिख रहा है, जो डेटा आपके सामने है, उसको अच्छी तरह से लोगों को अट्रैक्शन लगे इस तरीके से अगर उसको हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। और हमारे जो रिसर्च है सोशल साइंसेस के, खास करके कॉमर्स और मैनेजमेंट के, वो हमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन में ही हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमें जो रियल डेटा मिलता है वो डेटा वो कैसे प्रेजेंट करना है। तो हमें जो दिखा, हम जितने ज्यादा अच्छे वर्ड में, जितने ज्यादा अट्रैक्टिव वर्ड में लोगों के सामने रख सकते हैं, उतने अगर रखेंगे तो उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन कहेंगे। तो उसकी कंडीशंस क्या है, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च सब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, एक टेक्निक हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिविटी वहां पे होना बहुत जरूरी है, बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, और इकोनॉमी, जैसे मैंने अभी बताया कि बाल कवि बता रहे वहां पे कि इंद्रधनुचा गोफ दुहेरी विणला से, असं म्हणतात, पण लेकिन उसमें फैक्ट वो ये भी है कि वहां पे 2 इंद्रधनुष्य दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं, तो आफ्टर रेन, वहां पे रेन होने के बाद, पाणी पडल्यानंतर सूर्याची किरण जर त्याच्यावर पडली तर त्याच्यावरती आपल्याला इंद्रधनुष्य दिसतो। तर उसकी ऑब्जेक्टिविटी और बैलेंस्ड अप्रोच, ये दोनों वहां पे जरूरी है। और इकोनॉमी ने तो मिल रहा है डेटा, लिख के जा रहे, और हम लोग वहां पे खर्चे का कोई सोच नहीं रहे, ऐसा नहीं होता, उसको एक इकोनॉमिकली हमको करना है। ठीक है। स्टेजेस क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, पहले ऑब्जेक्टिव्स वहां पे डिटरमिन करेंगे, फिर टेक्नोलॉजी कौन से टेक्निक से हम लोग डेटा कलेक्शन करेंगे वो वहां पे करेंगे, सैंपल सिलेक्शन करना जरूरी है, वेरिफिकेशन ऑफ डेटा, जो भी डेटा मिल रहा है उसको वेरीफाई करेंगे कि ये वैलिड है या नहीं है, और फिर हम हमारा रिपोर्ट वहां पे प्रेजेंट करेंगे। उसके ऑब्जेक्टिव है स्टडी ऑफ सोशल इवेंट्स इन साइंटिफिक मैनर, स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, नॉलेज गेन करना है, नो द प्री स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट गिविंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देंगे, सिर्फ डिस्क्राइब करेंगे, सिर्फ हमें जो डेटा मिल रहा है उसको हम लोग एक वर्णन करेंगे उसका कि ये ऐसा ऐसे, इसकी सिनारियो ऐसा ऐसा है। अब देखिए क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है आप लोगों को, कोई नहीं, एक ब्लास्ट हुआ है और एक सोल्जर या फिर कोई योद्धा तीर चला रहा है, किसके ऊपर, चलाने की कोशिश कर रहा है, किसके ऊपर, ओके, फाइटिंग सीन, हाँ, वो निशाना लगा के खड़ा है, इफ द रिसर्चर ट्राइज टू नो द कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन, उसको दिख रहा है कि ये इसने आग लगाई है तो उसको मारने की कोशिश कर रहा है, ये है ना, इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। डायग्नोस्टिक, उसके ऊपर उपाय कर रहा है, उसने खोज के निकाला किसने आग लगाई, उसको दिखा जिसने आग लगाई, उसको दिखते बराबर वो क्या कर रहा है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर निशाना लगाए खड़ा है वो। आई बात समझ में, रिसर्च में हमने प्रॉब्लम ढूंढ के निकाला, उसके कॉजेस हमने ढूंढ के निकाले, और कॉजेस का सॉल्यूशन भी हमने अगर बता दिया तो उसको डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन कहेंगे। समझ में आ गया, साइंटिफिकली सॉल्यूशन देंगे उसके ऊपर, और उसका बेस होगा साइंटिफिक स्टडी, तो उसको हम लोग डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइनिंग कहेंगे। ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये थियरी आपको आने वाली है ऑनलाइन आपके एग्जाम में, तो उसके स्क्रीनशॉट लेके रखिए आप। तो ये है डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन।
इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, डेटा कलेक्शन का एक बहुत बड़ा मेजर जो हमारा प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व करने के लिए डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन किया जाता है। यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड फाइंडिंग आउट द रेमेडी। यहाँ पे अभी तक मैंने रेमेडी नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं रेमेडी बता रहा हूँ कि सोशल साइंसेस के भी सॉल्यूशंस, जो कॉजेस है हमारे, जो प्रॉब्लम्स है उसके कॉजेस हमने अगर ढूंढ के निकाले हैं तो उसके सॉल्यूशन भी हमको देना जरूरी है। तो उसको कॉजल रिलेशन में हम लोग हाइपोथेसिस हमारा फ्रेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। एक्सपेरिमेंटिंग हो रहा है। यस, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है? एक बॉस बैठा है, सब आके उसके कान में बता रहे हैं सब लोग अपने अपनी प्रॉब्लम, अलग अलग प्रॉब्लम उनके है, अलग अलग कलर दिख रहे हैं, देखिए उनकी पुंगी के, तो अलग अलग वो प्रॉब्लम से वो बता रहे हैं। एक अकेला आदमी क्या क्या देखेगा? इजराइल का है ये। तो इन अ कंट्रोल्ड सॉल्यूशन, बॉस वहां से हिल नहीं रहा, कंट्रोल्ड सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड सुपरविजन, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ सोशल इंसिडेंट्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इसको लेबोरेटरी मेथड भी कहते हैं। एक कंट्रोल्ड मेथड में, जैसे आजकल होता है प्री एंड पोस्ट क्या हेल्थ, जैसे अगर मैंने जिम ज्वाइन कर ली और जिम के पहले मेरा वेट कितना था, जिम ज्वाइन करने के बाद मेरा वेट कितना हो गया, कोई हेल्थ फूड ले रही हूँ मैं, तो उसके पहले, योगा के पहले मेरा हेल्थ कैसी थी, योगा के बाद कैसा था, प्री एंड पोस्ट होता है कभी कभी। तो इसेंशियल कंडीशंस क्या है? मेथड्स ऑफ सिलेक्शन, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल्ड ग्रुप हमको लेना पड़ेगा। टाइम फॉर मेजरमेंट, क्योंकि चल रहा है एक्सपेरिमेंट, ऐसा नहीं है, उसको एक टाइम डिफाइन करने का एक डेफिनेट पीरियड लेना पड़ेगा। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जो होंगे उसको डिफाइन करने पड़ेंगे, उसको हटाने पड़ेंगे। एविडेंस ऑफ इंटर रिलेशंस बिटवीन फीचर्स एंड वेरिएबल्स, जो हमने फीचर्स लिए और जो वेरिएबल्स लिए इनका इंटर रिलेशंस क्या होगा। अगर मुझे एक जगह पे बिठा दिया है दिन भर और बोला है कि कुछ काम नहीं करना है, बस सिर्फ बैठना है और हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे कि आप कितना ज्यादा बोर होते हैं, कितने जल्दी बोर हो जाते हैं, और आपको अकेले बैठना कितना अच्छा लगेगा, कितना बुरा लगेगा। इसका अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके इंटर रिलेशन, क्योंकि मुझे उठना है, बाहर जाना है, पानी पीना है, टॉयलेट जाना है, किसी से बात करना है, फोन कॉल आ रहे हैं, तो ये इंटर रिलेशंस जो है फीचर्स एंड वेरिएबल्स में, उसके रिलेशंस वहां पे मुझे पहले डिफाइन करने पड़ेंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सो टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है पोस्ट, जैसे मैंने बोला पोस्ट एक्सपेरिमेंटल, आफ्टर एंड बिफोर मेजरमेंट मेथड, एक्सपो फैक्टो मेथड। एक बार हो गया यानी आपका वेट कंट्रोल में आ गया उसके बाद में 2 महीने 4 महीने तक आपने कंट्रोल किया अपने खाने पीने पे, लेकिन धीरे धीरे कोई तो बोल रहा है कि अरे क्या होता है, खा लिए तो खा लो ना, इतना सा थोड़ा सा मीठा खा लिया तो क्या हुआ, अभी आज त्योहार है, अभी दिवाली है, अभी दसरा है, खा लो इतना सा क्या होता है। ऐसे करते करते हमने हमारा पूरा कंट्रोल खो लिया, और जो 2-4 महीने में हमने पूरा वेट पे कंट्रोल कर दिया था वो फिर से उतना ही हो गया। तो एक्सपो फैक्टो मेथड्स में क्या होता है, पूरा मेथड्स यानी आपका एक्सपेरिमेंट होने के बाद 2-4 साल के बाद, 2-4 महीने के बाद उसके इफेक्ट्स क्या है, उसका मेजरमेंट अगर हम करते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सपो फैक्टो मेथड्स। ठीक है, कि हमने जो एक रिसर्च किया था, हमने जो सॉल्यूशंस बताए थे, हमने जो रिजल्ट्स दिए थे वो वैसे है या उसमें कुछ बदलाव आया हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में बहुत बार करते हैं हम लोग, प्राइस थ्योरी में करते हैं या डिमांड एनालिसिस में करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आपके ग्रुप में कोई सरदार है, पंजाबी लोग है कोई? पंजाबी कोई है? नहीं है? है नहीं है? नहीं है शायद ना। चलो तो भी थोड़ा सा लाउडली बोलूंगी फिर। दिख रहा है यहाँ पे क्या है? कोई एक बताएगा मेरे को? हाँ हाँ, अब देखिए पहले स्लाइड में एक सरदार जी दूसरे सरदार जी को पूछ रहा है, व्हाई आर यू बरिंग योर ड्राइविंग लाइसेंस। दिख रहा है क्या सबको? तो दूसरा बोल रहा है कि इट इज एक्सपायर्ड। दूसरा सरदार उसको
बोल रहा है कि इट इज एक्सपायर्ड। अब एक्सपायर्ड, यस इट इज एक्सपायर्ड। सो दूसरे इसमें अभी हो रहा है कि एक सरदार जी का होटल है और वहां पे एक आदमी गया है वो खाना खाने के लिए, और वो उसको सरदार जी को पूछ रहा है कि व्हाट इज दिस, ये क्या है। सो वो सरदार जी वहां पे आंसर दे रहा है, मिल्क स्लीपिंग इन द नाइट मॉर्निंग बिकम टाइम। उसको वहां पे आंसर दे रहा है। फिर वो सरदार जी अभी पहले इसमें दोनों नेबर है, दोनों सरदार जी दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दूसरे इसमें एक सरदार जी एक नॉन सरदार जी है ऐसे बोलेंगे हम लोग, लेकिन वो आंसर ऐसे दे रहा है। तीसरे इसमें वो मालिक है, दूसरे इसमें वो मालिक है होटल का और वो आंसर दे रहा है। तीसरे इसमें वो एक कंज्यूमर बन के गया है कर्टन शॉप में और वो पूछ रहा है वो मालिक से कि कैन आई हैव कर्टन्स फॉर माय कंप्यूटर, आई बॉट विंडो फॉर माय कंप्यूटर। तो इससे क्या होता है, एक पैटर्न हमको दिख रहा है वहां पे। और सॉरी टू से यानी वो एक फन करके लेना आप सब लोग ये इसको, कि एक सरदार जी लाइक दिस बात कर रहा है, एक फनी बात कर रहा है सभी से। यानी वो अगर एक दूसरे सरदार जी से बात कर रहा है तो भी ऐसे करेगा, एक नॉर्मल आदमी से बात कर रहा है तो भी वैसे करेगा, अगर वो मालिक है तो भी वैसे बात करेगा, अगर वो एक ग्राहक बन के जा रहा है तो भी वैसे ही बात करेगा। तो उससे एक पैटर्न उसका डिसाइड हो रहा है, एक पैनल वहां पे होता है, तो उसको बोलते हैं पैनल स्टडी। कि हर एक किसी एक को या किसी एक इवेंट को हर एक सिचुएशन में डालने के बाद उसका पैटर्न ऑफ बिहेवियर हम लोग अगर वहां पे सर्च कर रहे हैं, उसका स्टडी कर रहे हैं, तो उसको पैनल स्टडी कहते हैं। हम लोग हमारे स्टूडेंट्स का भी करते हैं कभी कभी। सो डिटर्मिनेशन द कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ टू इंसिडेंट्स and relation between them, a study is made for a long period is called panel study. In this method, study was on made the same group or samples infrequently and for a long period. यानी बहुत बार करना पड़ता है और बहुत ज्यादा समय के लिए करना पड़ता है। एक दो इंसिडेंस से पता नहीं चलता, हर एक इंसिडेंस में वो कैसे बर्ताव कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे बात कर रहा है, उसकी अगर हम लोग वहां पे स्टडी करेंगे तो उसको पैनल स्टडी कहते हैं। कहाँ पे होता है, तो मिलिट्री में होता है प्रमोशन के लिए, फैक्ट्री में वेजेस इंक्रीमेंट्स के लिए वहां पे पैनल स्टडी होता है। हमको पता नहीं चलता लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन होते रहता है, हमारे जो हायर बॉस रहते हैं वो वहां पे हमारा ऑब्जर्वेशन करते हैं और वेजेस और इंक्रीमेंट्स देना है कि नहीं देना है वहां पे तय करते हैं। स्कूल और कॉलेजेस में हम लोग इंटरनल असेसमेंट के लिए भी करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है वो साल भर आ रहा है, अच्छे से बर्ताव कर रहा है, बहुत सारे इवेंट्स में भाग यानी पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन लास्ट असाइनमेंट के समय उसकी तबीयत खराब हुई या कुछ प्रॉब्लम हो गया और वो आया नहीं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं बहुत रेगुलर स्टूडेंट्स है, इसका एक प्रॉब्लम आ गया इसलिए वो आज नहीं आया है वाइवा के लिए, तो उसको मार्क्स दे देते हैं, तो हम लोग उसको पासिंग मार्क दे देते हैं। तो इंटरनल असेसमेंट के लिए उसका पूरा साल भर का हम लोग रिकॉर्ड चेक करते हैं, तो इसलिए उसको पैनल स्टडी में डालते हैं हम लोग। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर और प्रमोशन के लिए लेते हैं। सर्विस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्विस जो है, जैसे होटल में आप लोग जाएंगे, अच्छे वाले होटल में अगर जाते हैं तो आपको एक कार्ड दिया जाता है और उसमें एक टिक मार्क करने के लिए एक क्वेश्चनर होता है कि आपको फूड कैसे लगा, आपको सर्विस कैसे लगी, आपको बिहेवियर कैसे लगा, आपके साथ हॉस्पिटैलिटी आपको कैसी लगी हमारी, फूड में आपका और कुछ हमने उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसे करके वहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप एरोप्लेन से जाते हैं तो प्लेन जब लैंड होने का समय आता है तो भी आपको एक क्वेश्चनर दिए जाती है और आपको एक कार्ड भरने के लिए बोला जाता है कि आपको हमारे एयरलाइन की सर्विस कैसी लगी, आप फिर से आप हमारे एयरलाइन से जाना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, ऐसे वाली क्वेश्चनर आपको मिलती है ना। तो ये सर्विस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट ऑफ द सर्विस के लिए पैनल स्टडी किया जाता है, आपके पैसेंजर्स का, आपके कस्टमर्स का। देन मार्केट इलेस्टिसिटी कैसे है, उसके लिए भी पैनल स्टडी ऑब्जर्वेशंस में किया जाता है कि क्या पैटर्न चल रहा है, मार्केट का डिमांड कैसे बढ़ रही है या सप्लाई कैसे बढ़ रहा है, सप्लाई कितना करना चाहिए, डिमांड इलास्टिसिटी कैसी है, यानी इलास्टिसिटी यानी अगर दाम आपके बढ़ते हैं और उसका प्राइस पे क्या इफेक्ट होता है, दाम कम होते हैं तो प्राइस के ऊपर क्या आपकी डिमांड के ऊपर क्या उसका इफेक्ट हो रहा है। तो प्राइस एंड डिमांड का जो रिलेशन है, कॉजल रिलेशन, उसको डिमांड इलास्टिसिटी कहते हैं। तो कितना प्राइस बढ़ने से कितनी डिमांड बढ़ेगी, कितना डिमांड घटेगी, इसकी अगर हम लोग वहाँ पे एनालिसिस करते हैं तो उसको डिमांड इलास्टिसिटी का मार्केट सर्वे कहते हैं। तो वो पैनल स्टडी में अच्छे से हो सकता है।
ठीक है। मेरिट्स क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा कलेक्शन, रिलायबिलिटी, बहुत ज्यादा रिलायबल डेटा मिलता है, कलेक्शन ऑफ अप टू डेट इंफॉर्मेशन, आज की इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, इसेंशियल इंफॉर्मेशन हमको पैनल स्टडी से मिलती है। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द रिसर्च डिजाइन। क्या क्या होना चाहिए रिसर्च डिजाइन में? टॉपिक ऑफ रिसर्च, नेचर ऑफ द स्टडी, कैसी है आपकी रिसर्च, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, थोड़ा सा आपके इसका, ऑब्जेक्टिव्स, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल कंटेंट्स ऑफ द स्टडी, concepts and hypothesis, selection of samples, methods of data collection, analysis of data, survey period and limitations। इतनी सारी बातें आपके रिसर्च डिजाइन में होनी चाहिए। लेकिन एज पर योर सब्जेक्ट यू कैन चेंज योर रिसर्च डिजाइन। दो रिसर्च डिजाइन को क्लब करके भी आप कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल एंड पैनल स्टडी भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल एंड डायग्नोस्टिक स्टडी भी कर सकते हैं, एक्सप्लोरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल ऐसे भी कर सकते हो। तो दो रिसर्च डिजाइन को एक करके भी आपका यहाँ पे रिसर्च डिजाइन बन सकता है। एंड फाइनली ये जो मैंने बताया ये सब थियरी का पार्ट था, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज भी मैंने थोड़ा बहुत देने की कोशिश यहाँ पे की है। लेकिन अगर आप रिसर्चर हो, आपका रिसर्च टॉपिक आपको पता है, आपने अच्छे से आपका स्टडी एरिया मैंने उसका स्टडी कर लिया है, आपने पूरा आपका लिटरेचर रिव्यू हो गया है, आपको हाइपोथेसिस पता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स पता है, और आपको लगता है कि नहीं इससे अलग कोई रिसर्च डिजाइन में ले सकता हूँ, तो यू कैन टेक दिस रिसर्च डिजाइन इन योर रिसर्च थीसिस। क्योंकि रिसर्च डिजाइन आप आपके रिसर्च के मुताबिक ले रहे हैं, फिर उसको आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कैसे करना है, आपको एक्सपेरिमेंट में करना है या फिर आपको पैनल में करना है, ये आपके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो। तो मैंने ये बोला अभी आपको बताया कि ये जो मैंने भी अभी मैटर दिया है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, दिस theory is provided to you। ये जो मैंने अभी बताया है कोर्स वर्क के इसमें कुछ प्रैक्टिकल बातें भी बताने की कोशिश की है, लेकिन जिसमें जो भी इम्प्लीमेंट आप करना है आपके सुपरवाइजर और आपके खुद के एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको करना है। तो इसलिए जितना भी मुझे हो सका, जितना भी मुझे लगा अच्छा, वो मैंने सब आपके साथ शेयर किया है। आपके अगर कोई क्वेश्चंस है तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हो। किसी को कुछ स्टॉप शेअरिंग नाही झालं का? झालं मॅडम, झालं। एनी क्वेश्चन? आपके डाउट्स क्लियर हो गए जिन लोगों के सेमिनार से हैं? It is actually very no questions right now. ओके मैडम मुझे कुछ Thank you, ma'am. हाँ पूछो। हाँ पूछिए। मैडम मेरा सेमिनार है मंडे को, मैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था 2019 में और मैं एक्चुअली फुल टाइम लेक्चरर हूँ, तो मुझे 4.5 years का टाइम दिया गया है। तो अब तक मैंने लिटरेचर रिव्यू किया है थोड़ा और इंट्रोडक्शन किया है। आई हैव जस्ट स्टार्टेड विद माय डेटा कलेक्शन। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन माय पीपीटी लाइक हाइपोथेसिस और Yes. Yes, आपने पूरे देना है इंट्रोडक्शन, देन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी, देन LR। इन शॉर्ट LR के लिए भी आप एक बार टेबल बना दीजिए, उसमें आपने जो जिस ऑथर के अपने रिसर्च पेपर्स या बुक्स लिए उनके नाम, पब्लिकेशन जर्नल्स के नाम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, उनका टॉपिक क्या है, कौन से टॉपिक पे उन्होंने किया है, उनके फाइंडिंग्स क्या है, एंड व्हाट इज द गैप ऑफ द रिसर्च, यानी आपका रिसर्च टॉपिक और उनके रिसर्च में क्या गैप है, क्या रह गया है और आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो। ओके मैम। बस उतना दे दीजिए, एक 6-7-8 स्लाइड अगर होंगी तो एक 8 मिनट में हो जाता है। ओके मैम। थैंक यू मैम। यस, और कोई? Ma'am, I have a doubt. यस। Like my thesis topic is based on experimental. I'm pharmaceutical field. अच्छा, तर मॅम तिथे मला हायपोथेसिस ॲज सच नाही आहे माझ्या थिसिस मध्ये। अझम्पशन असेल। Assumption means like I have to develop the new method. That's it. ओके, तर मग तिथे आपण हायपोथेसिस ॲज सच पुट नाही करू शकत ना?
अझम्पशन करावंच लागेल, कारण विदाउट अझम्पशन देर इज नो एनी एक्सपेरिमेंट. तुम्हाला आधी ते घ्यावं लागेल की तुम्ही काय जे करणार आहात, म्हणजे काही मेडिसिन तयार करणार आहात का? नाही, मेडिसिनला अनालिसिस करणार आहोत. मेडिसिनला अनालिसिस करणार. हा, नाही, तुम्हाला काहीतरी तर ठरवावंच लागेल ना की तुम्ही कशासाठी हे करताय. मग त्याचं अनालिसिस करत असताना आधी तुम्ही ते जे औषध किंवा जे ते तुम्ही मेडिसिन तयार करणार आहात त्याचे आधी तुम्हाला इफेक्ट्स माहिती असतील ना, म्हणूनच तुम्ही अनालिसिस करायला घेतले. हो. तर ते इफेक्ट्स म्हणजे तुमचे अझम्पशन झाले. ओके. म्हणजे समजा आता उदाहरण, आता मी समजा डायबेटिक पेशंट आहे आणि मग इन्शुलिन दिल्यामुळे माझं डायबिटीस इतक्या पर्सेंटनी कमी होतं म्हणा, किंवा म्हणजे मला इन्शुलिन लेवल वाढल्याबरोबर शुगर लेवल माझी इतकी कमी होते, किंवा आपण ती ची टेस्ट करतो, ग्लायको टेस्ट त्याला म्हणतात, ग्लायकोमीटरची टेस्ट. तर त्याच्यामध्ये पण आपण किती प्रमाणात त्याला दिलं, म्हणजे शुगर खाऊ घातलं आणि मग त्याच्यामध्ये किंवा ते ग्लुकोज दिलं आणि त्याच्यानंतर ते किती प्रमाणात वाढलं याचा एक आपण अनालिसिस करतो ना. तर ते प्रत्येकाच्या इन्शुलिन लेवलवरती, प्रत्येकाच्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीम वरती, पॅनक्रियासचे वरती ते सगळं अवलंबून असतं. तर त्याचं प्रत्येक व्हॅरी होत जाईल ना प्रत्येकाच्या दृष्टीने. त्याच्यामुळे तुमचं सॅम्पल वरती तुम्ही एक्सपेरिमेंट कराल की तुम्ही अशा टाईपचे या एज ग्रुपचे जर सॅम्पल असतील तर, म्हणजे टाईप ए, टाईप बी च्या डायबिटीस मध्ये काय होईल त्याचे परिणाम, असं तुम्ही करालच. म्हणजे तुमचे सॅम्पल साईज व्हॅरी होतील, तुमचे सॅम्पल साईज वाढतील आणि तुम्हाला माहिती आहे म्हणजे त्या मेडिसिनचं काय एक्सपेक्टेड रिझल्ट आहेत हे तुम्हाला माहिती आहे, म्हणूनच तुम्ही त्याचे अनालिसिस करणार आहात. एक्झॅक्टली ना. तर दीज एक्सपेक्टेशन्स, दीज काय म्हणतात त्याला आपल्याला, तुमचं रिझल्ट आर युअर अझम्पशन्स. त्याचं मग अनालिसिस तुम्ही कराल. तरी पण तुम्ही एकदा तुमच्या सुपरवायझरला विचारा. मला काही फार्मसी वगैरे मधलं माहिती नाहीये, पण मी मेथॉडॉलॉजी तुम्हाला छान सांगू शकेन. ओके. ठीक आहे. अजून कोणी? मी मुद्दाम तुम्हाला माझा चेहरा दाखवला, मगाशी नव्हता दाखवला. मॅम हॅलो. हॅलो, बोला. हा, मी फिलॉसॉफीची आहे आणि माझं 2019लाच हे रजिस्ट्रेशन झालंय आणि रिडिंग मटेरियल झालं, पहिलं चॅप्टर झालं. तर मग प्रेझेंटेशन मध्ये काय घ्यायचं स्पेशली? तुमचा एलआर झालेला आहे ना आता. मी जसं एलआर सांगितलं तुम्हाला, एलआर टेबल फॉर्म मध्ये द्या, म्हणजे मग तो जास्त मोठा होत नाही. एलआर द्या तुमचं. आणि डेटा कलेक्शन झालंय, क्वेश्चन डिझायनिंग झालंय? काय मॅम? हॅलो, क्वेश्चन डिझाईन केलाय का मॅम? ऐकायला नाही आलं. हॅलो. हा, क्वेश्चन डिझायनिंग झालंय का तुमचं? हो, युनिट्स वगैरे डिझाईन झालेच आहे. अच्छा, मग लायकाट मध्ये जाणार आहे, कशावरती करणार आहे क्वेश्चन? प्रॉब्लेम ऑफ इंडक्शन. अच्छा, मग तुम्हाला जर लॉजिकचं ब्रांच आहे ते. तेच लायकाट मध्ये बघ. ओके, मग तुम्ही एक काम करा, तुमचा क्वेश्चनायरचं जर तुम्हाला प्रेझेंटेशन करायचं असेल तर ते करा, नाहीतर मग नुसतं हायपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्ह आणि मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन सांगितलं तरी चालेल. अच्छा, ओके ओके. थँक्यू. अजून कोणी? कोण बोलताय? हा, एलआर म्हणजे लिटरेचर रिव्ह्यू. झालाय का तुमचा लेक्चर याच्यावरती? 18 तारखेपर्यंत होऊन जाईल मला वाटतं. मॅडम व्हायचं आहे. हा, तर यांचं 18 तारखेपर्यंत होईल का मग लेक्चर? हो, व्हायला पाहिजे ना. हा, जर झालं तर मग चांगलंच आहे. पण म्हणजे एलआर म्हणजे काय? लिटरेचर रिव्ह्यू. तुमच्या सब्जेक्टशी रिलेटेड मॅटर जे आहे ते तुम्हाला शोधून काढायचं आहे आणि तुम्ही जे घेतलेलं आहे, म्हणजे तुम्ही जे शोधून काढलेलं आहे ते तुम्हाला काय करायचं आहे, एका टेबल फॉर्म मध्ये द्यायचं. म्हणजे कोणत्या ऑथरचे तुम्ही रिसर्च पेपर्स पाहिले, त्याच्यानंतर तुम्ही कुठल्या जर्नल्सचे ते होते, कुठल्या इयरचं होतं, पब्लिकेशन कोणतं होतं, त्याच्यानंतर त्याचा रिसर्च टॉपिक कोणता होता, त्याचे फाइंडिंग्स कोणते होते आणि तुमची गॅप काय आहे. रिसर्च गॅप ऑफ रिसर्च लिहिणं खूप मस्ट आहे एलआर मध्ये. आणि प्रत्येकाने म्हणजे तुम्ही जेव्हा एलआर कराल थेसिस मध्ये त्याच्यामध्ये पण. ठीक आहे. मॅडम हेमंत बोलतोय. बोला. मॅडम एलआर तुम्ही म्हणाले
जसं म्हणाले होते की LR खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि जवळपास म्हणजे 100 पेक्षा जास्ती पेपर्स व्हायला पाहिजे. तर मॅडम आतापर्यंत सध्या माझ्या टॉपिक मध्ये मी जवळपास 40 ते 50 हे म्हणजे डाउनलोड केलेले आहेत आणि त्या सगळ्यांना वाचले किती त्याच्यापैकी? मॅडम म्हणजे चालू आहे, प्रोसेस चालू आहे, त्याला टॅब्युलेटच करून राहिलो आहे मी. आणि बेसिकली त्यांची मेथोडॉलॉजी आणि कन्क्लुजन्स वाचत आहे थोडे. विचारायचं होतं प्रेझेंटेशन मध्ये इतके जास्ती म्हणजे 1-2 स्लाइड्स मध्ये करणं कठीण होईल. तर तेवढ्या त्याच्याशी रिलेटेड म्हणजे तुमच्या टॉपिकशी रिलेटेड इम्पॉर्टंट म्हणजे तुमच्या टॉपिकच्या जवळ जाणारे आणि इम्पॉर्टंट असे जर तुम्हाला वाटतात ते एक 5-10 तुम्ही दिलेत तरी पुष्कळ झालं. हो ना, बरं ठीक आहे. प्रेझेंटेशन मध्ये म्हणजे तुम्ही फायनल प्रेझेंटेशन कराल, प्री सबमिशन वायवा कराल तेव्हा पण जे इम्पॉर्टंट वाटतात ते आणि मग सांगायचं की मी इतका LR केलेला आहे, इतक्या रिसर्च पेपर्स आणि बुक्स पण वाचा ना त्याच्याबरोबर, कारण बुक्स मधली जी लँग्वेज असते ना ती आपल्या रिसर्च रिपोर्ट लिहायला खूप चांगली म्हणजे त्याला त्याची खूप मदत होते. म्हणजे रिसर्च पेपर पेक्षा बुक्स मधली लँग्वेज ही आपल्याला एक चांगलं साहित्य निर्माण करायला खूप मदत करते. कारण युअर रिसर्च थेसिस इज ऑल्सो एक साहित्यिक त्याला म्हणता येईल, तुम्ही लिटरेचर तुम्ही निर्माण करताय. इट इज अ लिटरेचर. राईट. अजून मॅम बोला ना, बोला. Ma'am, my topic is urbanization and sustainable urban development in Nagpur district, a geographical analysis. मैंने इसमें 1961 से 2011 तक का डेटा लिया है, तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आएगा क्या? 2011 तक है, बाप रे इतना ज्यादा? हाँ 1961 मैम सिर्फ अर्बन एरियाज लिए हैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट के. That is only now 2011 तक देखा है तो that is only 41. Okay, तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में डिस्क्रिप्शन ही कर रहे हैं ना, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन में उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं. ओके, और देन मैम इसमें मतलब कि ये सर्वेज भी रहेंगे इसमें. मतलब जो क्योंकि उसमें जो सेंसस टाउन है उनका डाटा हमको पर्सनली जाके कलेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर भी ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ही आएगा. हाँ, आपका क्योंकि डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं लेकिन उसको क्वांटिटेटिव रिसर्च में डाल रहे हैं. अच्छा, डिस्क्रिप्टिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन कर रहे हैं आप उसको. ओके, थँक यू. अजून और कुछ आहे की थांबायचं इथे? मैडम अपने को मिलने के लिए फिर से मंडे को, तो कुछ होंगी डिफिकल्टीज तो वी विल डिस्कस ऑन मंडे आल्सो, डोंट वरी. येस यू कैन कॉल मी. तुमचा नंबर शेअर करेल ना यांना ग्रुप मध्ये जर कोणाला लागला चालेल. हो येस. So on behalf of all the participants and from HRDC Nagpur, I extend my thanks to Dr. Medha Kanditkar madam for wonderful session as always and informative session and spending your valuable time with us. Madam, see you on Monday at 3 o'clock. Yes. Thank you so much students for patient listening. और सबको मुझे लगता है कि सबको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा. अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए तो आप प्लीज प्रीति मैडम को बताइए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैडम को नहीं बताएंगे, कैसे मैडम को बताएंगे, ऐसा अगर हेजिटेशन आपको लगेगा तो प्लीज प्रीति मैडम को बताइए कि कुछ ज्यादा और इनपुट चाहिए और ज्यादा मुझे बताना चाहिए इस सब्जेक्ट के बारे में, तो प्लीज बताइए, तो अगले पीपीटी में मैं उसको इम्प्रोवाइज करूंगी. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. थैंक यू प्रीति, थैंक यू HRDC डिपार्टमेंट फॉर इनवाइटिंग मी फॉर such a nice gathering. Thank you so much. Thank you madam. Thank you. Yeah. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Okay ma'am, we will end the meeting here. You take your lunch break. We will meet at 2 o'clock. अरे बात गिरता था.